गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। तो कल तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कैसे हमने निकाला, वो फोर्स से कैसे लिंक होता है। फिर हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। फिर हमने अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कल हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रही है तो क्या होता है मेरा, वो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ में आ रहा है। कोई भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मेरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन, वो क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो मैंने फिर बताया फॉर्मूला वहाँ से डिराइव किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिराइव किया कि हमने फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। फाइव फिर क्या निकला यहाँ से, ई एस कॉस थीटा। और ये भी मैंने बताया कि कभी कभी हम लोग डी फाइव भी निकालते हैं, मतलब कोई छोटा वाला हिस्सा निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कोई सरफेस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा डॉट प्रोडक्ट में। मतलब कोई अगर ये मैंने क्या बताया, ये लाइन है मेरा, तो ये अगर इसका पूरा का हमको फ्लक्स निकालना है, मतलब पूरे में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रहा है, अगर वो मुझे निकालना है तो क्या मैंने बताया कि छोटा सा हिस्सा मैं कट कर लूँगा। छोटा सा कट करने के बाद क्या है, ए से बी के बीच में, ए के बीच में मैं क्या कर लूँगा, इस छोटे से हिस्से को अगर इंटीग्रेट कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पूरा पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरे पार्ट का मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कि जितने मेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो घूमने वाले होते हैं, लाइक मोटर्स, जैसे अपने घर में भी पानी हम पंप के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स, तो वो भी उसमें भी हमारा फ्लक्स यूज होता है। तो कैसे फ्लक्स यूज होता है, तो जब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें फ्राडेस नाम का एक साइंटिस्ट था। तो फ्राडेस साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसके अंदर से उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर उसमें उसमें प्लेस किया जिसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने नोटिस किया कि जो मेरा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मतलब एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा एक कोई कंडक्टर उन्होंने प्लेस किया, वो क्या किया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसने क्या किया ईएमएफ इंड्यूस करना चालू कर दिया। तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने थोड़ा अपना रिसर्च जारी किया, फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर मेरा ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, मतलब कोई भी ये जो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ा है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन जा रहा है, अगर वो मेरा टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के साथ अगर वो चेंज हो रहा है, जैसे क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ये कंडक्टर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा, उन्होंने बताया कि ये फ्लक्स का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या होता है मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज। तो मेरा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, तो उन्होंने फ्राडे फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि वेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कि ये ईएमएफ क्या होता है, कैसे ये फ्लक्स के चेंज के साथ मेरा लिंक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहा हूँ, तो वह कहाँ पे यूज होगा मेरा, वहाँ पर फराडे लॉज में भी यूज होगा। फिर से जो मोटर्स का मैं बता रहा हूँ, तो यही जो मेरा मोटर होता है जब घूमता है, मतलब वो उसका साफ्ट में आप देखेंगे, साफ्ट ऐसे 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 घूमते रहता है। तो घूमते रहता क्या होता है, मतलब जब हम मोटर में टर्मिनल पे कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो मतलब क्या देते हैं, मोटर का टर्मिनल पे हम लोग कुछ केबल का कनेक्शन करते हैं। तो जब केबल का कनेक्शन क्या करते हैं, तो क्या होता है, मतलब करंट पास कर रहे हैं। जब करंट पास कर रहे हैं तो क्या होता है मेरा, उसमें जो मेरा कंडक्टर रहता है वो, और उसमें मैग्नेटिक जो मेरा ईएम, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब हम करंट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मेरा जब वो कंडक्टर मेरा घूम रहा है, जब मेरा कंडक्टर जब घूमता है तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण क्या मेरा होता है, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि क्या सर्किट उसका क्लोज रहता है। जब सर्किट क्लोज रहेगा तो जब मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, तो क्या होगा, एक दूसरा लॉ आता है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो भी कॉज होगा उसको अपोज करेगा। तो यहाँ मेरा कॉज क्या है, आरएमएफ। तो आरएमएफ को क्या करेगा, वो अपोज करने के लिए फिर मेरा शाफ्ट क्या होता है, वो घूमने लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये अभी आपको सर से बाउंस किया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये
बीटेक लेवल का कंसेप्ट है जो इंसान थर्ड ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको लिंक दिया कि जो मेरा जो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ रहा हूँ उसका यूज मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप अगर आपका कंसेप्ट यहाँ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का क्लियर रहेगा तब वो मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में पढ़ने में ईजी होगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को अच्छी तरीके से उस पर क्वेश्चन करिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बता दिया। अब आते हैं कल फिर मैंने स्टार्ट किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने क्या बताया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने बताया था कि कोई भी मेरा कंडक्टर, मतलब कोई भी मेरा लाइन है, मेरा ये क्या लाइन है, तो इस पर भी मेरा चार्ज चार्ज इस पर क्या प्लेस रहेगा, इंड्यू इस पर चार्ज रहेगा, पूरे लाइन पर मेरा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो ये लाइन मेरा क्या हो सकता है, दो तरीके से, या तो फाइनाइट हो सकता है या तो ये इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब ये चार्ज कहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो इसका भी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अगर ये मेरा सरफेस है तो ये सरफेस अभी क्या है, फाइनाइट है। अगर ये इस तरफ भी चला जाए इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में आज समझेंगे हम लोग कि ये जैसे मेरा रूम है तो ये पूरे रूम में मेरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मेरा कोई क्यूब दिया हुआ है तो उसमें कैसे चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूट है। क्यूब क्या होता है, उसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तो जब तीनों आ जाते, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाए तो मेरा क्या हो जाता है, वॉल्यूम कंसिडर हो जाता है। तो उस पर कैसे मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो भी आज हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो कल मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था दो तरीके होता है, डिस्क्रीट चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज के बारे में हम लोग बता चुका हूँ कि पहले ही हम लोग पढ़े हैं, जो बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं Q1 Q2 Q3, किसी पॉइंट पर मुझे निकालना है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो कैसे निकाला था, जैसे ये कोई पॉइंट P दिया हुआ है तो ये Q1, ये Q2 और ये क्या हो गया Q3। तो इसके कारण यहाँ पर ये R1 डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, ये R2 पे निकालना है और ये R3 पे निकालना है। तो E1 के कारण मेरा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। E2 के कारण K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। Q3 के कारण K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। फिर मेरा ई नेट क्या निकल जाएगा, ई नेट क्या होता है, इन सबका वेक्टर सम। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, इसमें भी कुछ डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा, मतलब सबका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो AR1 कर लेता हूँ मैं, ये AR2 कर लेता हूँ और ये AR3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या, डिस्क्रीट चार्ज के कारण निकलेगा। डिस्क्रीट चार्ज मतलब अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं उसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, डिस्क्रीट चार्ज मतलब कल भी मैंने बताया था, अभी आपका रिविजन करा दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आते हैं अपने कंटिन्यूस चार्ज में। कंटिन्यूस चार्ज मतलब क्या होता है, मेरा चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, मतलब इस पूरे लाइन पर मेरा कंटिन्यूसली चार्ज है। पूरा क्या, ये लाइन है मेरा, ये कोई लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। जैसे ये मेरा लाइन है, ये लाइन है, तो ये कहाँ जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और नीचे कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अगर मेरा कोई लाइन दिया हुआ है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रोएल से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, रोएल से। मीन्स इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिनोटेड बाय रोएल, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, रोएल से। और इसको समझते हैं रोएल होता क्या है। रोएल होता है, जैसे मैंने क्या बताया कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं किसी पॉइंट पर इसका छोटा सा पार्ट काट लेता हूँ। जैसे मैं ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो मेरा पूरा इन्फिनिटी से चार्ज को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये छोटा सा लाइन इसमें कट कर लेता हूँ। छोटा सा लाइन ये कट कर लिया, ये छोटा सा लाइन कट कर लिया। तो टोटल चार्ज अगर Q है तो छोटा सा कर लेना, तो इसका इसमें कितना चार्ज हो जाएगा मेरा, DQ, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा मेरा, इस जो मैंने स्मॉल चार्ज कट किया है, चार्ज जो कट किया है इज इक्वल टू DQ,
जो स्मॉल चार्ज कट किया वो क्या है मेरा डी क्यू है, ठीक है। और इसमें मेरा इसका जो टोटल लेंथ अगर एल है, जिसमें टोटल लेंथ ये क्या है, टोटल लेंथ इसका कितना है, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है वो उसका लेंथ क्या है मेरा एल है, ठीक है। तो मैं छोटा सा जो काटा हूँ तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा डी एल, छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा। जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है उसका लेंथ क्या एल है, तो मैं जो छोटा सा इसमें कट कर ले रहा हूँ उसका लेंथ क्या कर ले रहा हूँ मैं डी एल होता है। कट स्मॉल लेंथ क्या मेरा डी एल, ठीक है। तो मेरा रोयल क्या होता है, रोयल बोलता है मेरा, रोयल बोलता है, रोयल होता है कि अगर मुझे डी क्यू बाई डी एल मीन्स छोटा सा चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब छोटा सा चार्ज पर यूनिट लेंथ में हम देख रहे हैं, छोटा सा पर यूनिट लेंथ पे तो मेरा क्या देगा रोयल दे देगा, ठीक है। ये क्या होता है मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज का होता है ये। तो यहाँ से अगर मुझे डी क्यू निकालना है, डी क्यू तो क्या हो जाएगा मेरा रोयल इंटू डी एल, और फिर मुझे पूरा का निकालना है, पूरा मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको इधर भी मैं इंटीग्रेट कर लूँगा और इधर भी इंटीग्रेट कर लूँगा, तो इधर डी क्यू को इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा मेरा, ये डी क्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से कहाँ तक जाएगा, चार्ज क्यू तक जाएगा। मतलब डी क्यू कहाँ जाएगा, या तो चार्ज नहीं होगा या फिर अगर उसको पूरा तक ले जाना है तो कहाँ तक जाएगा, जो उसका पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज क्या है क्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन हम लोग तोड़ते हैं तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स का एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है मेरा एक्स होता है, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा जीरो से क्यू तक। उसका रोयल, रोयल मेरा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा रोयल, तो रोयल बाहर निकाल लेंगे हम लोग। एल, एल कहाँ तक जा रहा है, एल मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसमें एल जा रहा है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। एल कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक डी एल। तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला चार्ज निकालने का, ठीक है। समझ गए हम लोग अच्छी तरीके से कि मेन हमारा क्या है, मेन हमारा यहाँ पे ये है, रोयल क्या होता है, रोयल होता है मेरा डी क्यू बाई डी एल, मतलब छोटा सा चार्ज लेंगे, छोटा सा उसमें लेंथ लेंगे, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा चार्ज पर लेंथ, वो क्या हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा मेरा फाइनाइट चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन मैं इसको गोल कर लूँ, मतलब एक से रिंग में बना लूँ, तो ये रिंग क्या है, ये रिंग क्या है, ये रिंग क्या है फाइनाइट है ना। तो अगर इस फाइनाइट पे मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इस फाइनाइट ये जो मेरा रिंग है, इस रिंग में मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो फाइनाइट में रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसको जैसे मैंने रोयल का क्या बताया, पहले रोयल बताया डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू बाई डी एल, तो ये क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग में मेरा चार्ज कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से चार्ज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा में क्या है चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें छोटा सा लेंथ कट कर ले रहा हूँ। रिंग ऐसे होता है ना, थोड़ा सा उससे ये स्टेप से रहता है रिंग, मतलब एक सर्कल रहेगा फिर उसके ऊपर से सर्कल रहेगा, ठीक है, बड़ा सा सर्कल, तो क्या होता है मेरा रिंग के फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिंग हो जाएगा। तो इसमें छोटा सा मैं कुछ हिस्सा काट लेता हूँ, तो छोटा सा हिस्सा काट के अगर पूरे में मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या निकल जाएगा, पूरे का मुझे चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा हिस्सा काटने के लिए, तो अगर ये मेरा लेंथ आर है तो मैं अपना छोटा इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई क्या होता है, 2 पाई होता है हमारा जो 360 डिग्री घूम रहा है, सर्कल क्या होता है पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। तो अगर पूरा वो 360 डिग्री में हम लोग रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी सर्कल का रेडियस है, तो क्या निकल जाता है मेरा सरकमफ्रेंस निकल जाता है। मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक तरह से लेंथ हो गया, ये तरह से लेंथ ही हो गया ना। तो वैसे ही मेरा कोई आर्क दिया हुआ है, जैसे पिज्ज़ा खाने जाते हैं तो पिज्ज़ा का कोई हम लोग पाई निकाल लेते हैं, तो ये पाई अगर हम निकाल लिए सर्कल का, तो ये मेरा लेंथ आर है, तो ये किसी थीटा एंगल पर है, निकाल लिया। जैसे पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल घूम के कितना आ रहा है 360 डिग्री हो रहा है, तो इसमें मैं कोई थीटा एंगल पर निकाल ले रहा हूँ, तो ये मेरा डी एल कितना आता है, ये डी एल। तो ये डी एल क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे
जब पूरा का सर्कल का निकाल रहे हैं तो 360 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक तरह से एंगल है ना, 2 पाई क्या है मेरा एंगल है। तो वैसे ही अगर मुझे किसी थीटा एंगल पर निकालना है तो 360 पर निकाल रहे हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब थीटा पर निकालेंगे तो क्या मेरा लेंथ निकल जाएगा यहाँ से डीएल, ये क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। छोटा सा एंगल लेते हैं हम लोग डी थीटा, तो क्या हो जाएगा डी थीटा इंटू आर। तो डीएल क्या हो जाएगा मेरा आर डी थीटा। समझ में आया, डीएल क्या होगा मेरा आर डी थीटा। जैसे सर्कल है, सर्कल का पूरा लेंथ क्या होता है मेरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसमें 2 पाई क्या है मेरा कितना घूम रहा है वो, कितना उसका एंगल है, एंगल कितना उसका 360 डिग्री। तो 360 को हम लोग 2 पाई भी लिखते हैं, जैसे 0 को 0 लिखते हैं, 90 को पाई/2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, 270 को लिखते हैं 3 पाई/2 और 360 को लिखते हैं 2 पाई। तो 360 क्या हो गया मेरा 2 पाई। तो वैसे अगर कोई यहाँ पे वहाँ पे 360 है, यहाँ पे कितना मेरा डी थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। तो डीएल क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आर डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। रोएल क्या होता है मेरा dq/dl, तो यहाँ से मेरा dq क्या निकल जाएगा, रोएल क्या है मेरा सिंस रोएल dq/dl, तो दिस इम्प्लाइज डैट dq क्या आ जाएगा मेरा रोएल इंटू डी। ठीक है, तो और dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq को लिख सकता हूँ ना रोएल, dl को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो मैंने डिराइव किया था वो यहाँ पर लिख लेते हैं आर डी थीटा। तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा मेरा, क्यू आ जाएगा रोयल आर डी थीटा। ठीक है, तो जो मेरा रोयल समझ में आ गया। तो इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है। अगर मेरा आर वेरिएबल हो, आर तो वेरिएबल हो नहीं सकता, आर क्या है मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है कांस्टेंट होता है। अगर रोयल मेरा वेरिएबल हो, अगर रोयल मेरा वेरिएबल हो तो क्यू क्या हो जाएगा रोयल वेरिएबल थीटा कांस्टेंट। तो मेरा क्यू क्या आ जाएगा आर थीटा बाहर निकल के क्या हो जाएगा थीटा, फिर ये रोयल। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी मेरा कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और जो मेरा वेरिएबल है तो किस पॉइंट से कहाँ तक वो वेरी कर रहा है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है, अगर मेरा थीटा चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे मेरा थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा कहाँ चला जाएगा अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 है, अगर मैं थीटा वेरिएबल कर रहा हूँ, थीटा वेरी कर रहा हूँ तो आर रोयल डी थीटा। ठीक है, दो केस इसमें बना सकते हैं, तो रोयल वेरिएबल हो नहीं तो डी थीटा वेरिएबल। मतलब ये सब तो बात की बात है, क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। डी क्यू इक्वल टू रो डी एल मैंने किया, रोयल डी एल, फिर डी एल का वैल्यू मैंने आर डी थीटा कैसे लिखा, आर डी थीटा कैसे लिखा, अगर ये आपको समझ में आ रहा है आर डी थीटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन ईजिली वे में बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग आर्क लेंथ बनाते हैं, सेकंड का हम लोग बनाते थे ना, 9th या 10th में था, उतना अच्छे तरह से ध्यान नहीं किस क्लास में पढ़ना था मुझे, लेकिन लोअर ही क्लास में पढ़ना था। तो लोअर क्लास में सेकंड का हम लोग पढ़ते थे, उसमें लेंथ कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर वो चीज़ आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि डी एल इक्वल टू आर डी थीटा कैसे लिखा। वैसे मैंने बताया है कि थीटा क्या है, डी थीटा ये जो एंगल ले रहे हैं, नॉर्मल केस में मेरा सर्कमफ्रेंस क्या होता था 2 पाई, 2 पाई क्या होता है मेरा टोटल एंगल हो गया, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो इसलिए 2 पाई लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा एंगल कितना डी थीटा है, तो अगर रेडियस में हम लोग डी थीटा माइन कर देंगे तो ये भी तो एक तरह से सर्कमफ्रेंस ही निकल जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस ही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं अपने दूसरा पार्ट पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, सरफेस चार्ज मैंने बताया कि ये मेरा सरफेस है, तो अगर ये मेरा सरफेस पे पूरा पे मेरा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये कहाँ तक इधर इन्फिनिटी जा रहा है, 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 तो क्या होता है मेरा इन्फानाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, पहला केस होता है मेरा इन्फानाइट। जब मेरा इन्फानाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें हम लोग कोई छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट कर लेते हैं, कोई छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर लेंगे, और इसका क्या देता है, इसका जो नॉर्मल देगा वो क्या देगा सरफेस वेक्टर देगा। फ्लक्स में भी पढ़ा था, किसी भी छोटा सरफेस पे कोई भी हमको सरफेस वेक्टर निकालता है वो क्या आता है, इससे परपेंडिकुलर निकालता है। तो यहाँ पे भी सरफेस वेक्टर क्या निकलेगा, इसका परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, तो इसका रोएस का फॉर्मूला क्या आता है, रोएस होता है
जो छोटा निकाले हैं, टोटल में चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्या है हमारा यहाँ पे, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो अगर छोटा सा पार्ट ये कट कर रहे हैं तो इन स्मॉल पोर्शन में कितना आ जाएगा मेरा, जो कट किए हैं उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, डी क्यू, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, डी क्यू। समझ में आ रहा है। तो वो डी क्यू क्या, डी क्यू और ये छोटा सा जो सरफेस निकाला है, इन दोनों का जो मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा मेरा रो एस डी एस। ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे जो भी मेरा सरफेस का दिया हुआ रहेगा, मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए सरफेस को, जैसे मैं एक 3D बनाता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये एक्स, ये वाई और जेड। जब भी एक्स वाई जेड लिखते हैं ना हम लोग तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं, एक्स वाई और ये जेड, फिर क्या आएगा मेरा एक्स, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ये एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज गया, वाई से जेड एंटी क्लॉकवाइज, फिर जेड से एक्स एंटी क्लॉकवाइज। लिखने का तरीका हमारा यही रहता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं अगर इस सरफेस का कंसिडर करूँ, अगर मुझे इस सरफेस का कंसिडर करना है तो इस सरफेस क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये प्लेन में लेता हूँ तो इसका एरिया क्या होगा, ये इंटू ये। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में छोटा सा कट कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में छोटा सा कट कर रहा हूँ तो मेरा इस यहाँ पर सरफेस क्या निकलेगा, अगर मैं डी एस निकालना चाहूँ तो डी एक्स इंटू डी वाई होगा ना। मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया इसका, डी एक्स हो गया, ब्रेथ क्या हो गया, डी वाई हो गया। और ये इसका डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देगा इसका नॉर्मल वेक्टर। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कौन जाएगा, अगर इस सरफेस में जो मेरा सरफेस मैंने जो भी रेक्टेंगल बनाया है उसका नॉर्मल क्या जाएगा, जेड एक्सेस में। इसका नॉर्मल कौन है यहाँ पर, इसका ये नॉर्मल कहाँ जा रहा है, ये जेड डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या देता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है। सिमिलरली अगर हम लोग ये प्लेन लेते हैं, ये प्लेन लेते हैं पूरा, ये प्लेन लेते हैं, ये प्लेन, तो इसमें अगर हमको निकालना रहता, इसमें इसका हमको निकालना रहता, इसमें इसका हमको निकालना रहता, कोई डी एस हम ले लेते, ये क्या होता है मेरा डी एस, डी एस। तो मेरा इस डायरेक्शन में डी एस मेरा क्या आता, ये कितना होता है मेरा डी वाई, ये क्या है वाई, और क्या होता है जेड, डी वाई डी जेड। और इसका नॉर्मल किधर निकलता है, इसका नॉर्मल जैसे उधर नॉर्मल कर रहे हैं तो एक्स वाई, एक्स और वाई के नॉर्मल कौन जाएगा, एक्स और जेड के नॉर्मल कौन जाएगा, वाई, वाई और जेड के नॉर्मल कौन जाएगा, एक्स जाएगा। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में आएगा मेरा, ए एक्स कैप। मतलब वाई जेड के नॉर्मल कौन जा रहा है, यही जा रहा है ना, ये। तो क्या हो जाएगा ये एक्स कैप, ए एक्स कैप। सिमिलरली इस एरिया में निकालना रहता तो इसका डी एस क्या होता, डी एक्स डी जेड ए वाई कैप। समझ में आ गया कैसे हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं, कैसे सरफेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं, ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट होते हैं जो अभी 12th क्लास से पढ़ना नहीं है, लेकिन जैसे हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने होंगे। रेक्टेंगुलर होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। स्फेयर का यूज यहाँ पे होगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेकिन वो आता कैसे है तो वो यहाँ पे डिराइव 12th क्लास में नहीं है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको समझना है कि वो कैसे आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अच्छे तरीके से सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको वहाँ पे बता कर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये देखते हैं। फाइनाइट जैसे हम लोग इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो क्या आता है मेरा, तो अब चलते हैं अपने कहाँ पे, फाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। इनफाइनाइट हमने पढ़ लिया कि मेरा कोई सरफेस चार्ज ये दिया हुआ है, कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो उसका हम लोग ने क्या निकाल लिया, उसका निकाल लिया सिग्मा, सिग्मा एस बोलते हैं हम इसको, रो एस नहीं, सिग्मा एस, सिग्मा एस इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। ठीक है, सिग्मा एस या फिर वहाँ पे रो एस, रो एल यहाँ सिग्मा एस। ठीक है, डी क्यू बाई डी एस। समझ में आ गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, सिग्मा एस। कोई छोटा सा पार्ट उसमें कट कर लेंगे, उसमें टोटल छोटा चार्ज कितना होगा डी क्यू, और छोटे वाले पार्ट का
सरफेस एरिया क्या होगा ds, तो वो हम लोग टोटल अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे चार्ज को सरफेस के रिस्पेक्ट में तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा इनफाइनाइट सीट का। ठीक है, अब आते हैं फाइनाइट सीट में। तो फाइनाइट सीट में हम लोग कुछ फाइनाइट सीट में मैं कुछ सर्कुलर शेप में ले रहा हूँ जिसका चार्ज पूरा अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मैंने रिंग बोला, रिंग का चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हम सरफेस का क्या ले रहे थे, लेंथ ले रहे थे। अब अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमको क्या पूरा सरफेस के बारे में बात करना होगा। तो पूरा सरफेस का यहाँ पे बात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे ऐसे। ये पार्ट हमने कट कर लिया, ठीक है, ये पार्ट कट कर लिया। ये पार्ट मेरा क्या है, ये पार्ट dl हो गया। स्मॉल चार्ज जो मैं कट कर रहा हूँ ये स्मॉल चार्ज का चार्ज कितना है, dq है, और लेंथ कितना है, dl है। ठीक है, स्मॉल कटेड पोर्शन हैज चार्ज q चार्ज dq एंड लेंथ dl। ठीक है, लेंथ कितना dl है, और चार्ज क्या पूरा अंदर है, चार्ज पूरा अंदर है, मतलब फाइनाइट है ना, कि कोई आप बॉल समझ लीजिए, बॉल के अंदर पूरा क्या है, मेरा चार्ज है। जब पूरा चार्ज है अंदर तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, मेरा जो रेडियस होगा वो भी कहाँ, जीरो से, उसका भी मैं छोटा सा पार्ट कट कर रहा हूँ, रेडियस मेरा बढ़ेगा। चार्ज पूरा सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा है ना, पूरा सेंटर से सरफेस की तरफ, तो क्या मेरा रेडियस भी चेंज हो रहा है। जब मेरा रेडियस चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या चेंज इन रेडियस को क्या लिख लेंगे हम लोग, डी आर से डिनोट, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डी आर से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा सरफेस क्या निकल जाएगा, अगर ये छोटा सा पार्ट है, अगर मैं छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर रहा हूँ, छोटा सा पार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं जैसे बड़ा टाइम है तो कुछ थोड़ा सेकंड की तरफ दिख रहा है, छोटा छोटा कट करते क्या होता है, मेरा ये थोड़ा सर ये रेक्टेंगुलर शेप में आते चला जाएगा। जैसे ये कुछ बड़ा है, ये शेप बड़ा है, और ये शेप मैं छोटा कर रहा हूँ, ये शेप और छोटा कर रहा हूँ, ये शेप और छोटा कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में ये चला जाएगा। तो रेक्टेंगल क्या होता है, मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी आर इंटू डी एल। ठीक है, डी आर इंटू डी एल मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका जो सरफेस वेक्टर रहता है वो नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में आएगा, ये आता है मेरा जेड डायरेक्शन में, तो ए जेड हो जाएगा। ठीक है, डी एस, डी आर क्या होगा मेरे यहाँ पे, डी आर डी एल क्या होगा मेरा, आर डी थीटा। ये भी बड़ा आर ले लेते हैं, ये भी बड़ा आर ले लेते हैं, ये क्या होगा मेरा आर डी थीटा डी आर। ठीक है, अब निकालते हैं अपना क्या, चार्ज क्या बोला था मैंने, सिग्मा एस डॉट डी एस इंटू डी एस। तो सिग्मा एस को हम क्या, ये जीरो से क्यू जाएगा, ये जीरो से क्यू डी क्यू। अपना सिग्मा एस को हम लोग तोड़ते हैं, सिग्मा एस डी एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एस को यहाँ से लिखें, कह सकते हैं आर डी थीटा। ठीक है, तो आगे ये इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्यू जीरो से क्यू सिग्मा एस, आर को क्या लिख सकते हैं, ये आर डी आर का एक साथ इंटीग्रेट करना है, फिर थीटा का इंटीग्रेट करना है, तो जीरो से आर डी आर, फिर थीटा कहाँ जा, एंगल सर्कल का मेरा एंगल कहाँ जाता है, जीरो से कहाँ तक जाता है मेरा, 2 पाई तक, तो जीरो से 2 पाई तक क्या हो जाएगा मेरा थीटा। रेडियस कहाँ जा रहा है, रेडियस शुरू हो रहा है जीरो से, और कहाँ तक जा रहा है वो, आर तक जा रहा है, जीरो से आर तक, जीरो से आर तक। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से मेरा ये हो गया क्यू माइनस जीरो सिग्मा एस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऊपर एन हो जाए तो क्या होता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे यूज आते जाएगा। यहाँ पर एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे यहाँ पे वन है, ये वन है,
तो क्या हो जाएगा 1+1 2 और नीचे भी 1+1 2 x² 2। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज करते हैं। आर डी आर है तो आर के पावर क्या है मेरा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा r² 2। ये कहाँ से कहाँ तक 0 से r तक। और ये डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा थीटा, तो ये थीटा 0 से 2 पाई तक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा q क्या निकल जाएगा, q=σs r² 2 इंटू 2 पाई, 2 कैंसिल हो गया, तो σs क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा से q/πr²। समझ में आया। तो अगर वैसे भी सोचेंगे मेरा सर्कल का एरिया क्या होता है, मेरा इन्फिनिट का क्या निकला था, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। सर्कल में जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका एरिया क्या होता है πr², एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², वही तो आया है यहाँ पे πr²। ठीक है, तो वो कैसे हम ड्राइव करके लाए वो मैंने बताया। ठीक है, तो सिग्मा इन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं इसको q/a। अगर छोटा पार्ट में देखना है तो स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल पोर्शन के लिए देखना है तो सिग्मा क्या आता है मेरा dq/ds। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या मैंने यहाँ पे किया, क्या क्या मैंने किया। पहले मैंने एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब फाइनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सर्कल तो फाइनाइट है ना, उसका रेडियस आर है, आर हमको पता है, तो सर्कल क्या है फाइनाइट है, उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कैसे वायरी कर रहा है, सर्कल के सेंटर से लेकर पूरा सर्कल के अंदर के सरफेस तक, सर्कल के अंदर के सरफेस तक चार्ज मेरा आ रहा है। तो कैसे चार्ज मेरा चेंज हो रहा है, रेडियस 0 से कहाँ तक चेंज हो रहा है, आर तक चेंज हो रहा है। तो रेडियस सेंटर पे रेडियस कितना होता है मेरा 0 होता है, सरफेस पे रेडियस कितना होता है आर होता है, 0 से आर मेरा रेडियस चेंज हो रहा है। और जो मेरा किसी पॉइंट पर किसी सरफेस पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट कट किया, ये क्या किया मैंने कट किया, तो ये कट किया, टोटल में चार्ज मेरा क्यू है, टोटल चार्ज क्या मेरा क्यू है। तो कट किया हुआ पार्ट को मैंने कितना ले लिया डी ले लिया, और कितने एंगल पे कट किया मैंने डी थीटा एंगल पे कट किया है, डी थीटा एंगल पे कट किया है। ठीक है, डी थीटा एंगल पे मैंने कट किया है, तो यहाँ से मेरा डीएल निकल जाएगा। डीएल मैंने पिछले वाले में समझाया कि डीएल कैसे निकालते हैं, तो कितना टोटल एंगल है सर्कल का इंटू रेडियस। तो टोटल एंगल यहाँ पे क्या है, जो मैं सेकंड काटा हूँ तो उसका डी थीटा एंगल हो गया, इंटू रेडियस कितना है मेरा आर है। तो यहाँ से क्या डीएल निकल गया, और डी आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से आर तक में। ठीक है, और ये एंगल ए जेड कैसे निकला, तो वो मैंने यहाँ से समझाया कि जिस भी मैं पार्ट पे ले रहा हूँ, जिस पे पार्ट पे ले रहा हूँ उसका नॉर्मल क्या होता है मेरा सरफेस वेक्टर देता है, उसका नॉर्मल क्या देता है सरफेस वेक्टर में दे रहा है। तो मैं डी आर और डी एल दे रहा हूँ। तो ये एक्चुअली समझने के लिए आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो डीएल लिखते हैं ना उसमें आता है मेरा डी रो आता है, रो होता है जो सिलेंडर रहता है, जैसे ये मेरा सिलेंडर हो गया, ये मेरा क्या है सिलेंडर है। तो ये क्या है मेरा सिलेंडर का, ये क्या होता है मेरा रो, और ये क्या होता है मेरा जेड। और ये कितना एंगल सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाई। जैसे अगर यहाँ से समझना चाहें तो ये अगर मेरा रो है तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये क्या होता है मेरा फाई होता है, और ये क्या होता है मेरा जेड होता है। ठीक है, समझ में आया। डीएल क्या होता है मेरा डी रो ए रो प्लस डी फाई रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड कैप, ए जेड कैप। तो अगर मुझे यहाँ पे मैंने जो सर एरिया निकाला है, एरिया निकाला है उसमें कौन कौन सा कंसिडर हुआ है, एक रो कंसिडर हुआ और एक फाई कंसिडर हुआ, रो कंसिडर हुआ और फाई कंसिडर हो गया। मतलब कौन कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया मेरा, ये रो कंसिडर हुआ और ये फाई कंसिडर हो गया। तो मतलब ये वाला मेरा ये वाला रीजन पर बचा हुआ है, तो इसका नॉर्मल कौन हो गया मेरा जेड, नॉर्मल कौन है मेरा जेड। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा सर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मुझे कैसे ये डीएल निकालते हैं डीएस निकालते हैं वो बताने के लिए, तो मैं अच्छी तरीके से आपको वीडियो बना कर दूंगा, पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है,
तो जब मैंने ये और ये कंसिडर किया है तो डी एस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा मेरा डी रो डी फाई, और ये क्या हो जाएगा मेरा डी जेड। तो ये वाला मैं वहाँ पे यूज किया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट वहाँ पे बताया नहीं है डिराइव करते समय, कि मुझे बताता कि अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पूरा डिराइव कराने के बाद ये आपको बताया हूँ कि ऐसे भी हम लोग उस चीज़ को सोच सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। मैंने अभी बताया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, लेकिन ये एक्चुअली होता है सर्कुलर। जब भी सर्कुलर आ जाए, रिंग आ जाए और स्फेयर आ जाए, तो हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, या स्फेयर आ जाए तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और अगर सर्कल आ जाए तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं, तो वहाँ से हमारा चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरा ये क्या दिया हुआ है, यहाँ तक ये हो गया। रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है मेरा, 0 से r तक, और एंगल कहाँ से, थीटा 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद ये q अपन पाई बाई पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद आते हैं आपको हॉलो स्फेयर पे। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर all charges are distributed on the surface। सारे चार्ज कहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। सिग्मा एस क्या होता है मेरा, डी क्यू बाई डी एस होता है। तो अब हम जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, ऊपर डीएल निकालना सीखे थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। क्या बोला था मैंने, डी रो ए रो प्लस डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ये केस में होता है मेरा, ये होता है मेरा सिलेंड्रिकल में। जो मेरा सर्कल होता है, वो सर्कल भी क्या मेरा एक तरह से सिलेंड्रिकल है। सर्कल को ऐसे करते हुए चले जाएंगे नीचे की तरफ, तो क्या एक सिलेंडर की तरफ बनता चला जाएगा। सर्कल भी मेरा क्या होता है, सिलेंडर की तरह होता है। तो सर्कल में हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट लिए थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो वहां से मेरा इजी वे में समझ में आ गया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर क्या आता है मेरा, ये स्फीयर है तो क्या आएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इसमें क्या क्या आता है, इसका डीएल क्या होता है, डी आर ए आर प्लस डी थीटा ए थीटा प्लस डी फाई ए फाई। यहाँ रो आता है और यहाँ पर आर आता है, ठीक है। क्योंकि क्या हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेंथ लिख रहे हैं ना। तो लेंथ मतलब दिखाने के लिए बताया था, जो भी हम लोग लेंथ लिखते हैं, तो जो डीएल मैंने निकाला सेकंड का, तो वो क्या निकाला था, रेडियस इंटू एंगल। रेडियस इंटू एंगल, जैसे मेरा सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, तो क्या होता है 2 पाई आर, उसमें 2 पाई क्या है, एंगल है। 2 पाई एंगल है ना, इंटू रेडियस करते हैं तो मेरा सरकमफ्रेंस निकल जाता है। वैसे मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मेरा जो सिलेंडर है वो फाई एंगल पे वो घूमता है। जो उसका सिलेंडर का हिस्सा बनाते हैं हम लोग, वो फाई एंगल पे रहता है, ठीक है। और स्फीयर में वो सिलेंडर भी का फाई एंगल भी रहता है, और ऐसे घूमते घूमते कितना पे नीचे जाता है, वो थीटा एंगल से जाता है, थीटा एंगल से, ठीक है। तो यहाँ से स्फीयर में क्या जाता है मेरा, डी आर ए आर, आर डी थीटा, और फिर रो डी फाई फाई। रो को आर में टर्म होता है मेरा आर साइन थीटा का, ठीक है। ये सब चीज़ें अब अभी आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये चीज़ें यहाँ पर यूज करना है, लेकिन इसका डेरिवेशन क्या होगा वो, अगर आप लोग अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि ये कैसे आता है, डीएल और डीआर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे डीएल हम लिखते हैं, कैसे डीएस लिखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरी अच्छी तरीके से डिराइव करके बताऊंगा। तो यहाँ से अगर मुझे डीएस लेना है अपना, इस स्फीयर में अगर मुझे डीएस लिखना है, तो डीएस क्या हो जाएगा मेरा, ए आर के डायरेक्शन में मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, जिसके डायरेक्शन में मुझे लिखना है, जैसे ए जेड के डायरेक्शन में मुझे ए जेड का डायरेक्शन लिखना था, ये कहाँ गया, ये ए जेड का डायरेक्शन लिखना है। तो किसका किसका, जो रेस टू है उसका क्या ले लिए थे हम लोग, एरिया ले लिए थे। ए जेड का डायरेक्शन, रेस टू का एरिया, जो डायरेक्शन है उसका एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ अगर मुझे ए आर कैप में
मतलब ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, रेडियस के डायरेक्शन में मेरा चेंज होगा। छोटा सा मैं कोई डी क्यू काटूंगा, अगर डी क्यू काटूंगा तो कहाँ रेडियस के डायरेक्शन में चेंज होगा ना, ये रेडियस के डायरेक्शन में चेंज होगा। तो क्या लेना मुझे, ए आर कैप के डायरेक्शन में लेना है। तो ए आर कैप में मुझे क्या हो जाएगा, रेस टू मेरा क्या है इसमें, रेस टू क्या बचा, ये दोनों बचा, रेस टू ये बचा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। ठीक है, थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, थीटा भाई वैरी करता है मेरा 0 से पाई के बीच में, और फाइव वैरी करता है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे वैरी करता है, तो अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरे अच्छी तरीके से एक स्फीयर का एग्जांपल लेकर पूरा कैसे आर वैरी कर रहा है, कैसे रो वैरी कर रहा है, कैसे फाई वैरी कर रहा है, कैसे थीटा वैरी कर रहा है, फाई क्या है, थीटा क्या है, अच्छी तरीके से मैं उसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ से सिग्मा, यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा मेरा, डी क्यू आ जाएगा सिग्मा एस, और इंटीग्रेशन में डी एस, डी क्यू क्या है 0 से क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू, ये सिग्मा एस, और डी एस क्या हो जाएगा मेरा, आर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो डबल इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी, आर तो कांस्टेंट है, आर मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो ये सीधे बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा एस, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा एस। अब साइन थीटा और डी थीटा ये क्या है मेरा 0 से पाई तक वेरी कर रहा है, तो क्या लिख लेंगे साइन थीटा डी थीटा, और फाई कहाँ से वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई तक, डी फाई। तो यहाँ से मेरा क्या क्यू क्यू क्या निकल जाएगा सिग्मा एस, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से पाई तक, और फाइव का 0 से 2 पाई में सीधे ये 2 पाई आ जाएगा, तो क्यू क्या आ गया मेरा सिग्मा एस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस पाई माइनस में, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा कॉस 0, तो कॉस पाई क्या होता है -1, तो -1 क्या हो जाएगा +1, यहाँ कॉस 0 क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा मेरा 2, तो क्यू क्या आ जाएगा मेरा सिग्मा एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू सिग्मा एस क्या निकल जाएगा मेरा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे, डीएल मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं हम लोग, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तो डायरेक्ट आपको स्कूल या कोचिंग में पढ़ा देता है कि हाँ इसका स्फेयर करना है, इसका सरफेस ये होता है, मतलब ये स्फेयर है, इसका सरफेस ऐसे ये याद कर लो, ये याद कर लो। आप लोग कोचिंग में ऐसे बता देता है, ठीक है, या स्कूल में ऐसे बता देगा, लेकिन ये होता कैसे, ये आता कैसे है, अगर ये आपको जानना है तो आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, जितना ये ऊपर तक मैंने बताया इसको एक बार प्रैक्टिस करके टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपना एक वेक्टर कैलकुलस पे आते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस मैंने यूज किया ना, तो मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देता हूँ कि वेक्टर कैलकुलस का यूज कैसे करते हैं। तो डीएल मेरा क्या है, कोई वेक्टर पैरामीटर है। ठीक है, वेक्टर मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन हो, तो डीएल का मेरा डायरेक्शन है, मतलब डीएल मतलब हो रहा है किस डायरेक्शन में मेरा
लेंथ बढ़ रहा है, वो क्या होता है मेरा डीएल होता है। किस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है मेरा लेंथ बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो क्या होता है डीएल होता है। डीएस क्या होता है मेरा, मतलब किस किस लेंथ मेरा सरफेस एरिया, जैसे दो लेते हैं डीएक्स ले लिए और डीवाई ले लिए, तो ए इसका डबल इंटीग्रेशन हो जाता है, तो मतलब एक्स कितना बढ़ रहा है किस लेंथ में मेरा, किस रीजन में सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसे यहाँ से समझते हैं। जैसे मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल अगर ऐसे कुछ बनाता हूँ, तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूंगा ये तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको डी वाई लिख लेते हैं। मतलब ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मेरा, वाई डायरेक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मेरा, ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना ऐसे, ये भी ऐसे है, तो ये डी जेड डायरेक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर मुझे इसका डी एस निकालना है, डी एस निकालना है, तो अगर इस ये टोटल क्या निकल जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है मेरा वॉल्यूम निकल जाता है। यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना इंटीग्रेशन अगर डी भी करना है तो वो 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। वही अगर मुझे एरिया निकालना रहता तो मैं बताया था, जैसे ये मैं रीजन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये रीजन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये किस किस रीजन में, एक्स रीजन में है और वाई रीजन में है। तो मैं कुछ छोटा सा रीजन यहाँ पे कट कर ले रहा हूँ, डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा इसका मेरा ये क्या हो जाएगा किस डायरेक्शन में, ये डी एक्स डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में है, ये डी वाई डायरेक्शन में है ना, डी वाई, ये उधर वाई डायरेक्शन में जा रहा था, डी वाई डायरेक्शन। और इसका नॉर्मल वेक्टर करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका ऊपर, ऊपर की तरफ, मतलब ए जेड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, किस रीजन में दिया हुआ उसमें छोटा सा कट करेंगे, देखेंगे कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए हमको, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, इंटू दोनों करेंगे तो मुझे सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये भी क्या होता है मेरा वेक्टर पैरामीटर होता है। क्या है, वेक्टर पैरामीटर है, किस रीजन में सरफेस निकालना है। और डायरेक्शन कौन देगा इसमें, इसमें डायरेक्शन मेरा जो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो क्या देगा हमको डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब आते हैं अपना डिफरेंशियल वॉल्यूम पे। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या मैंने बताया यहाँ पे, डीवी डी एक्स डी वाई जी जेड, ये क्या होता है स्केलर पैरामीटर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अब एक्स को, जैसे मैंने बताया अगर एक्स कांस्टेंट है मेरा, तो डी एस क्या होगा, मतलब एक्स कांस्टेंट है, मतलब एक्स में चेंज नहीं आ रहा है कुछ, एक्स कांस्टेंट है, तो डी वाई में चेंज आएगा, वाई में चेंज आएगा मेरा, और जेड में चेंज आएगा। और डायरेक्शन कौन होगा, इन दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर ए एक्स कैप है। और वाई कांस्टेंट है तो चेंज किस में आएगा, एक्स में आएगा और जेड में आएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा वाई। और डी एस होगा, जेड कांस्टेंट है तो चेंज किस में आएगा, वाई में आएगा और एक्स में आएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा जेड। समझ में आ रहा है, मतलब एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है मतलब ये वाला रीजन, चेंज इसी रीजन में होगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर वाई कांस्टेंट है तो वाई कांस्टेंट किस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा। इस रीजन में तो वाई चेंज हो रहा है, तो वाई कांस्टेंट कहाँ किस रीजन में होगा, इस रीजन में। इस रीजन में क्या होगा मेरा वाई कांस्टेंट होगा, इस रीजन में एक्स कांस्टेंट, इस रीजन में वाई कांस्टेंट, और इस रीजन में मेरा जेड कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज मैंने बता दिया डिफरेंशियल वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड। अब आते हैं अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे लाइन चार्ज में क्या था मेरा, रो एल क्या था मेरा डी क्यू बाई डी एल, रो भी क्या, रो एस क्या था मेरा डी क्यू बाई डी एस। तो ऐसे मेरा रो भी क्या आ जाता है, रो भी आ जाता है डी क्यू बाई डी बी। मतलब इसमें कोई मैं वॉल्यूम ले लूँगा, जैसे
चार्ज दिया और नहीं, इनफाइनाइट तक क्यूब जा रहा है, इनफाइनाइट तक क्यूब जा रहा है, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, कोई छोटा सा कट कर ले रहा हूँ क्यूब। जब छोटा सा कोई कट कर ले रहा हूँ क्यूब तो उसका छोटा सा चार्ज आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, तो दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा डी क्यू क्या निकल जाएगा, डी क्यू निकल जाएगा रो भी इंटू डी वी। ठीक है, अब आता है फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये क्या है, फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फीयर ले लेते हैं हम लोग, स्फीयर। स्फीयर, तो स्फीयर का फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या फॉर्मूला क्या पढ़े, रो वी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, पढ़े ना हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का डी वी क्या होगा, डी वी क्या होगा, स्फीयर में मैंने बताया था क्या क्या होता है मेरा, डी एल लेंथ कैसे चेंज होता है, डी आर ए आर कैप प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। ठीक है, एज पर नाउ आप इसको याद कर लीजिए, मतलब मेरा ए आर ए थीटा फाई। स्फीयर में कौन कौन सा आता है मेरा, स्फीयर में आता है मेरा आर थीटा फाई। ठीक है, आर थीटा फाई, जैसे अपना नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड होता है, तो स्फीयर में मेरा आर थीटा फाई आता है। ठीक है, और सिलेंडर में रो फाई जेड, सिलेंडर में क्या आता है, रो फाई जेड, सिलेंडर रो फाई जेड, और कार्टेशियन में एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमको, जब हम डीवी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा डी फाई। टोटल तीनों का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छे से देख लेते हैं एक बार, डीवी क्या आ जाएगा मेरा, डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। यहाँ से मेरा डीवी क्या आ गया, डीवी क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आर कहाँ से कहाँ तक मेरा चेंज हो रहा है, जीरो से आर तक। फाई कहाँ, थीटा कहाँ से चेंज हो रहा है, जीरो से पाई तक। और फाई कहाँ से चेंज हो रहा है, जीरो से टू पाई तक। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते कितने बार इंटीग्रेट होगा, ये 3 बार इंटीग्रेट होगा। तो डी भी 3 वेरिएबल है ना, डी आर वेरिएबल है, डी थीटा भाई वेरिएबल है, डी फाई वेरिएबल है, तो 3 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। आर कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर तक। थीटा कहाँ से, जीरो से पाई तक। फाई कहाँ से, जीरो से टू पाई तक। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इधर चेंज करेंगे तो भी आ जाएगा, भी आ गया। पहले इसको चेंज, इसको पहले आर स्क्वायर को डी आर के साथ, तो अगर कोई क्या बताया मैंने, अगर इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स है तो क्या हो जाता है, एक्स एन प्लस वन, और नीचे भी क्या जाता है, एन प्लस वन। तो इसको अगर मैं कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आर क्यूब बाई थ्री, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर तक। और फिर क्या है मेरा, साइन थीटा है, साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने, साइन थीटा होगा, साइन थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक, और डी फाई का तो सिंपली टू पाई आ जाता है। ठीक है, तो भी क्या आ गया मेरा, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू बाई थ्री माइनस जीरो हो जाएगा, तो मैंने जीरो लिखने का जरूरत नहीं है। इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस जीरो, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, और ये टू पाई। भी क्या हो जाएगा मेरा, आर क्यूब बाई थ्री इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस अंदर गया तो प्लस, ये कितना हो गया, टू टू पाई। तो वॉल्यूम कितना निकल गया मेरा, 4/3 पाई आर क्यूब। निकला ना, स्फीयर का मेरा वॉल्यूम यही होता है।
स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। और डायरेक्ट ये कोई बताएगा नहीं आपको स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलता है। आपके 12th लेवल पे क्या बोल देगा कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्ट पुट कर देगा, आपको आंसर ले आएगा। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि 4/3 पाई आर क्यूब आ कहाँ से रहा है। अब अपना रो भी कितना था, रो भी कितना था, रो भी डी क्यू बाई डी वी। तो क्यू क्या आ गया था मेरा, रो भी फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ये कितना निकल गया, डी वी कितना निकाल लिया हम लोगों ने, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज दैट रो भी क्या हो जाएगा मेरा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। ये 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से आता है, आपके 12th क्लास में इतना डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे आप वॉल्यूम लिख देंगे आपको हो जाएगा। लेकिन आगे जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो गॉस लॉ में भी, गॉस लॉ में इतना डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे गॉस लॉ क्या होता है कि एक क्लोज सरफेस में कितना मेरा चार्ज है, सीधे उसका हम लोग जो फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का वो लगा देते हैं, सीधे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना डेरिवेशन करने का आपको क्लास 12th में जरूरत है। लेकिन मैं बताया हूँ कि ये 4/3 पाई आर क्यूब आता कहाँ है, जो कि क्लास 12th में बताते नहीं है लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, कोई मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया इनफाइनाइट का, एक टॉपिक और बचा है जो मेरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज का हम लोग जो पढ़े हैं वो फाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक सेपरेटली अच्छी तरीके से आपको डेरिवेशन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें करके दे दूंगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सारा का एक वीडियो बनाऊंगा और फिर उसमें मैं दे दूंगा। तो आपका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिससे क्या हो जाएगा आपका रिवीजन करने में आसान रहेगा। ठीक है, मैं तो वो डेरिवेशन में ने, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टोटल चार्ज ऑन रॉड पूछा है, तो रोएल दिया हुआ और ये रोएल क्या था मेरा, रोएल क्या था, डी क्यू बाई डी एल था मेरा। तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा मेरा डी क्यू रोएल इंटू डी एल। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर लेंगे, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा मेरा रोएल फिर डी एल। डी एल यहाँ पे कितना है, कहाँ से कहाँ तक, इसका लेंथ दिया नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जाना है इसको, एक्स तक जाना है। ठीक है, तो जी डी एल क्या है मेरा, जीरो से कहाँ तक जा रहा है, एक्स तक जा रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है मेरा, एक्स है। तो क्यू क्या आ जाएगा मेरा, रोएल इंटू एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर रोएल क्या है मेरा, रोएल का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया, रोएल भी क्या मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो रोएल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 e⁻⁻x। डी एल को क्या लिख सकते हैं, और कोई छोटा सा पार्ट इसमें कट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जीरो से, अभी तो कुछ डिस्टेंस इसमें दिया हुआ नहीं है तो मैं एक्स मान लेता हूँ। तो 10 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स होता है, और e⁻⁻x का माइनस e⁻⁻x। तो ये क्या आ जाएगा, -e⁻⁻x, जीरो से एक्स। तो क्या आ जाएगा ये -10 e⁻⁻x -1, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये जो मेरा लेंथ है वो कहाँ जीरो से इन्फिनिटी तरफ, मतलब किसी एक्स लेंथ पर जा रहा है, वो किसी एक्स लेंथ पर जा रहा है, तो मतलब कहाँ जीरो से लंबा जा रहा है। तो मैं एक छोटा सा कट कर लिया, क्या कट कर लिया, टोटल लेंथ कितना है इसका, एक्स है, तो मैंने क्या कर लिया, डी एक्स लेंथ कट कर लिया, ये डी एक्स लेंथ कट कर लिया। फिर उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया जीरो से एक्स तक में, छोटा सा कट किया, बड़ा पूरा बड़ा तक इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरा बड़ा क्या निकल गया मेरा, पूरे रीजन का मेरा क्या निकल गया, चार्ज निकल गया। तो ये चार्ज पूरे रीजन का निकल गया। समझ में आया। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी करते हैं। ये मेरा लेंथ यहाँ से एल दिया हुआ और ये ए दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। रोएल क्या है मेरा, रोएल क्या है, डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा मेरा, डी क्यू आ जाएगा रोएल
dl dl, फिर छोटा सा पार्ट काट कर लेते हैं यहाँ पर dx। तो q को अगर हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे q आ गया, तो यहाँ रोएल, रोएल को रोएल लिख देते हैं, dl को dx लिख देते हैं। dx कहाँ से कम, मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a से a प्लस एल। अगर ये a है तो ये टोटल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a प्लस एल तक जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा a से a प्लस एल तक। तो q क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से q आ जाएगा रोएल a प्लस एल माइनस ए। तो a कट गया तो q क्या हो जाएगा मेरा, l इंटू रोएल। समझ में आया कितना इजी है। मेरा कोई छोटा सा पट कर कट करो, फिर कहाँ से कहाँ तक छोटे लेंथ से बड़े लेंथ तक लेकर चले जाओ, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल चार्ज इसमें निकल गया। अब बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। तो ये मैं बताया कि जब मैं टोटल पढ़ाऊंगा आपको, टोटल डेरिवेशन दूंगा, तो उसमें इसका भी मैं डेरिवेशन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर नहीं होगा तो मैं सेपरेटली इसका एक इस पे क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा, तो उसमें ये पहले डिराइव कर दूंगा, फिर इस पर जितने क्वेश्चन होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आया होगा कि मैंने 4/3 पाई r क्यूब कैसे निकाला है, या फिर 4 पाई r स्क्वायर कैसे निकाला है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं कि ये स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 12th क्लास में डायरेक्ट हम लोग 4 पाई r स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन वो 4 पाई r स्क्वायर आता कहाँ से, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब आता कहाँ से, तो वो मैंने निकाला है, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पर डाउट आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कर पूछिएगा, मैं अच्छी तरीके से उसका डिराइव करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।